आजकल तो एक और नए भी वीरेंद्र सिंह जी भी लगातार घूम रहे हैं, डुगडुगी बजा रहे हैं। उनका सिंह जी भी लगातार घूम रहे हैं, डुगडुगी बजा रहे हैं। उनका सिंह जी भी लगातार घूम रहे हैं, डुगडुगी बजा रहे हैं। उनका भी गुटपना एक वो बना रखा है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस गुट है। अभी बहुत लंबे समय बाद में बड़ी मुश्किल से पता नहीं क्या क्या प्रयास करके माननीय हुड्डा जी सीएलपी लीडर बने। देखिए, बरसात इस बार बहुत ज्यादा हुई थी, सरकार विफल नहीं कह सकते, लेकिन 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 हमारे सवाल उठाने से पहले आज तो कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे अपने उनके ऊपर ही। कोई शैलजा जी का गुट है, कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई रणदीप जी का है। सच की राह, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं रवि पथ डिजिटल। सभी को आज एक सेकंड नीचे रखो सारे ना ना नीचे रखो जी सारे आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं मैडम जी। वो फ्रेम खराब होगा खराब होगा ना अलग से लेना पड़ेगा। नहीं ये पूरा थोड़ी दर्शक के नीचे रखे तो आप ये बिल्कुल यहाँ तो आएगी, यहाँ तो आएगी आवाज। आधा घंटा 11:15 की बात थी, 11:15 की थी सर। 11:15 का 15 मिनट। चलो मान ली बात आपकी। हाँ जी, हो गई जी रेडी। सभी पत्रकार साथियों का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज हमारे बीच हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी हमारे बीच है। उनके साथ हमारी जिलाध्यक्ष डॉक्टर आशा खैदर जी, मनदीप मलिक जी, आशीष जोशी जी, पूर्व में चेयरमैन सुधीर वर्मा जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं गंगवा जी से आग्रह करूंगा कि आज की बात को पत्रकारों के समक्ष रखें। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद, आप लोग आए। आज जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने का सपना है कि 2047 के अंदर देश विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए विकसित राष्ट्र के लिए ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें। और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प स्वदेशी संकल्प से पूरा होगा। इसलिए ये संकल्प एक नारा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की नींव है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा एक बात का आह्वान किया है कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। यही हमारा मंत्र है, यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारी शक्ति है। यह आह्वान देश में बने उत्पादों को अपनाने के लिए अपनी संस्कृति को गले लगाएं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक असली मंत्र जो है वो यह है कि हम सारे की सारी स्वदेशी चीज़ें जो अपनाने का काम करें। हमारे देश के कारीगरों, हमारे किसानों, हमारे छोटे व्यापारियों और हमारे उद्यमियों के प्रति एक सम्मान है। जब हम स्वदेशी अपनाते हैं तो अपनी देश की मिट्टी से जुड़ते हैं, अपने देश के लोगों की मेहनत का को सम्मान देते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। इसलिए
हम आज हमें सबको, देशवासियों को इस बात का संकल्प लेना चाहिए, जिस तरीके से आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है वोकल फॉर लोकल का, तो उस पर इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ाने के लिए एक कारगर कदम होगा। स्वदेशी केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आत्मा का हिस्सा है। हम विदेशी वस्तुओं के पीछे भागने की बजाय जब अपनी जड़ों को पहचान बना रहे हैं, दुनिया में योग, आयुर्वेद, हस्तशिल्प, परंपरागत उद्योग, यह सब आज वैश्विक पहचान बना चुके हैं। और अगर हम इतिहास पे अगर नजर डालेंगे तो 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में स्वदेशी आंदोलन में बंगाल विभाजन के विरोध के में बहिष्कार से लेकर महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का स्वतंत्रता संग्राम में ऊर्जा भरती थी। उस समय उन्होंने खादी आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का संदेश बन गया था। महात्मा गांधी जी ने जब इस बात का एक आह्वान किया था देशवासियों से, तो इसी तरीके से हमने जिस तरीके से भारत ने आज़ादी के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में ज़्यादातर पश्चिमी विकास मॉडल को और आयात निर्भर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जिससे स्थानीय उद्योग कमजोर हुए और विदेशी निर्भरता बढ़ी। तभी वर्ष 1964 में दंतोपंत ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी चेतना को पुनर्जीवित किया था और उन्होंने कहा था, मुझे सिखाया था कि आर्थिक निर्भरता ही सुरक्षा है। भारतीय उद्योग और श्रमिक हमारी ताकत है और अनपश्चिमीकरण से सावधान रहना है। उन्होंने स्वदेशी प्रौद्योगिकी, कृषि और लघु उद्योग को बढ़ावा देकर यह दिखाया कि विकास हमारे हाथ में है। यही प्रेरणा का आंदोलन आगे चल करके 1991 में आत्मनिर्भर आंदोलन का आधार बनी, जिससे आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था। आज मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल अवसंरचना और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान इसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वदेशी, स्वभाषा, स्वभूषा तीनों मिलकर हमें याद दिलाती है कि हमारी शक्ति, हमारी संस्कृति और हमारी उद्योग कुशलता में ही आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि आर्थिक व्यवस्था स्वदेशी पर आधारित होनी चाहिए। जब तक यह स्वदेशी नहीं होगी, यह न तो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है और न ही न्याय की गारंटी दे सकती है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो है ये नारा था, उनका मानना था। आज भाजपा सरकार इसी मंत्र पर चलते हुए स्वदेशी को बढ़ावा दे रही है। मेक इन इंडिया से लेकर के स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक हर पहल का लक्ष्य यही है कि हम विदेशी निर्भरता कम करें और स्वदेशी उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करें। प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशीकरण, ओडीओपी, जेईएम, ओएनडीसी भाषा प्रौद्योगिकियों को और भारतीय विरासत पर गर्व के माध्यम से आत्मनिर्भरता के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया है। स्वदेशी का मतलब सिर्फ कोई भारत में बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था में नया मूल्य जोड़ने और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाने का मंत्र है। यह कोई अलगाववादी सोच नहीं, बल्कि स्पष्ट तौर पर इंडिया फर्स्ट की नीति है। जब हम अपने उद्योगों को मजबूत करते हैं, कौशल और तकनीक को बढ़ावा देते हैं, तो न सिर्फ हम आत्मनिर्भर बनते हैं, बल्कि दुनिया को अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मानना है कि स्वदेशी उत्पादों का मतलब है कम कीमत, अधिक शक्ति है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ही हमारे बीच में इस तरीके का इसका आह्वान करने का काम किया है। भारत में हमेशा उत्पादन और व्यापार की सभ्यता रही है। मुंबई के वस्त्र, विजयवाड़ा के ऑटो पार्ट्स, वाराणसी के हथकरघे, हड़प्पा और हम्पी
की विकसित संस्कृति चोल साम्राज्य के उत्तर मेरूर शिलालेखों से दिखती है। सुव्यवस्थित ग्राम व्यवस्था और उनके नौसैनिक व्यापार सब बताते हैं कि हम सोने की चिड़िया क्यों कहलाते थे। ये हम अतीत में हमारे इतिहास पे अगर हम नजर डालते हैं तो हमें ये पता चलता है। स्वदेशी का उत्तम उदाहरण हमें कोविड के संकट काल में देखने को मिला, जब हमने संकट से उबरने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण किया। जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई थी, तब भारत पीपी किट, वैक्सीन जैसी बुनियादी चीजों का निर्माण कर रहा था। उसमें जो विकसित देश है उनको, वो भी जिनके हाथ खड़े हो गए थे उस टाइम पे इस चीज का निर्माण करके ये भारत ने अपनी ताकत दिखाने का, स्वदेशी की ताकत दिखाने का काम किया। संकट के समय में असली शक्ति प्रकट होती है। भारत ने साबित कर दिया कि जिस देश में जनवरी 2020 तक पीपी किट बनती ही नहीं थी, उस देश ने कुछ ही महीनों में करोड़ों पीपी किट और लाखों वेंटिलेटर तैयार कर लिए थे। यह आत्मनिर्भर भारत का जीवंत उदाहरण है। जब पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन के लिए कतार में खड़ी थी, तब भारत ने न सिर्फ 140 करोड़ जनता को सुरक्षित किया, बल्कि 100 से अधिक देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत जीवन दान दिया। भारत ने वर्ष 2025 तक ही अपनी स्थापित ऊर्जा क्षमता का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों का प्राप्त कर लिया है। इसी आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आज स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, LCA, MKIA का सक्रिय उत्पादन शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए फिलीपींस को $374.96 मिलियन के संयुक्त भारत रूस के तहत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्यात किया है, जिसने भारत को एक विश्वसनीय और उभरते हुए रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित किया है। सेना के बहुत से उपकरण आज हमारे देश में बनने लगे हैं। इस तरीके से आज गांव-गांव तक डिजिटल क्रांति पहुंची है। मोबाइल मैन्युफैक्चर में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। UPI आज पूरी दुनिया में भारत का गर्व बढ़ा रहा है। पहले हम तकनीक आयात करते थे, आज दुनिया भारत से सीख रही है। यह आत्मनिर्भर भारत का नया चेहरा है। आज देश की में स्वभूषा के वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए भारतीय शिल्प, भारतीय डिजाइन व वस्त्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज देश की खादी वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा रही है। आज भारत मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया से आगे बढ़ते हुए मेड इन इंडिया का मंत्र भी अपना रहा है। भारत की संस्कृति और भौगोलिक विविधता को देखते हुए भारत डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। यह न केवल भारत में वेडिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा देगा, बल्कि भारतीय संस्कृति, भारतीय कारीगर को रोजगार का अवसर भी प्रदान करेंगे। इससे देश में फूलवाड़े, बुनकर, कारीगर, मेहंदी कलाकार, लोक कलाकार और अन्य लोगों को रोजगार मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हमें अगले 50 वर्ष पूरे मन, प्राण और तन से राष्ट्र समर्पित करने चाहिए। यह केवल संदेश नहीं था, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संकल्प था। ठीक 50 वर्ष बाद 1947 में भारत ने आजादी प्राप्त की थी। इसी मंत्र का अनुसरण करके हमें आगे बढ़ना होगा। आगामी 25 वर्ष हमारे लिए अमृतकाल है, ऐसा कालखंड जिसमें हम भारत को स्वदेशी मार्ग अपनाकर नई दिशा प्राप्त करेंगे और नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। आज हमें पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जय जवान जय किसान का वह घोषणा याद है, जिसने भारत में आत्मनिर्भरता के मार्ग को प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, हमारे जवान सीमा की रक्षा करेंगे और हमारे किसान अन्न उगाकर राष्ट्र को सशक्त बनाएंगे। हमें इस संकल्प की धारणा करना है कि भारत किसी के आगे हाथ फैलाने वाला देश नहीं रहेगा,
बल्कि दुनिया में सम्मान के साथ खड़ा होगा। और उस समय जो हरित क्रांति लेके आए थे उसमें ध्यान है, हमें भी छोटे छोटे होते थे तो ऑस्ट्रेलियन गेहूं आती थी उस समय में बाहर से बारीक बारीक सी। तो आज भारत जो है वो अन्न इतना उत्पादन करने लगा है कि हम आज एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। आज चाहे हम बात करें स्वदेशी की बात करते हैं तो यह नहीं भूलना चाहिए कि किसानों को भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया है। ये हमारे लिए स्वदेशी सामर्थ्य का जीवंत प्रमाण है। इसी तरीके से भारत आज चना उत्पादन में भी विश्व में अव्वल है। यही नहीं, किसान बाजरा उत्पादन में भी भारत को विश्व पटल पर गौरवान्वित कर रहे हैं। केला, अदरक, प्याज, आम, मसालों के उत्पादन में भारत आज अग्रणी है। यह सब स्वदेशी ताकत से संभव हुआ है। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी शक्ति है और हमारी आत्मनिर्भरता का मार्ग है। आज भारत नए आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ भारत है। यह वही भारत है जो कभी दूसरों पर निर्भर रहता था, लेकिन आज संकल्प मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का रूप जो है वो ले चुका है। मेक इन इंडिया का लक्षण मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड का यह मंत्र देश को रोजगार देगा, किसानों को नए अवसर देगा, युवाओं को उद्यमिता की तरफ ले जाएगा। यह मंत्र गांव से लेकर महानगर तक ऊंचाइयां पैदा करेगा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कई बार देश से आह्वान किया है कि देशवासी जो भी खरीदें देश में ही बना होना चाहिए। चाहे दीपावली की मूर्तियां हो या मोबाइल, टीवी, फ्रिज हो, उसमें हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू होनी चाहिए। सभी व्यापारी भाई बहन जो भी बेचें वो देश में ही बना होना चाहिए। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। ये तब होगा जब देश में बनी हुई चीजों को गर्व से खरीदेंगे। हमें हर दुकान पर गर्व से कहो स्वदेशी, ये बोर्ड लगाना चाहिए। हम आह्वान करते हैं आपके माध्यम से हमारे व्यापारी साथियों से भी, और राज्य भर में ऐसा अभियान चलना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा पैसा देश में ही रहता है। जब पैसा देश में रहता है तो उस देश का विकास होता है, उसी से सड़कें बनती है, योजनाएं चलती है, नए रोजगार जो है वो पैदा होते हैं। आइए हम सब मिलकर के यह प्रतिज्ञा लें। आज देशवासियों से हम कह रहे हैं आपके माध्यम से, जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, हम गर्व से कहेंगे कि स्वदेशी है, हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का संदेश पहुंचे। और इस सेवा पखवाड़े के अंदर भी लगातार हमारी सरकार ने भी, संगठन ने भी अनेक कार्य जो हमारे अपने जो संस्कार है उसके ऊपर भी करने का काम किया है। हमारे संगठन भी, सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से जो इस सेवा पखवाड़े के अंदर अपने अपने कार्य अपने डिपार्टमेंट की तरफ से किए, वहीं हमारे संगठन ने भी जो है, चाहे वो मेडिकल कैंप लगाने की बात हो, चाहे रक्तदान शिविर लगाने की बात हो, स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे पेड़ लगाने की बात हो, चाहे एक पेड़ वहां के नाम अभियान चलाने की बात हो, या अनेक चीजें चलाने का काम किया है। लोगों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान करने का काम भी हमारे संगठन ने भी खूबी करने का काम किया है। तो आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, हम सारे देशवासी उसको अपना करके हम जो हमारा आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम करें और विकसित भारत बनाने का काम करें। निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि सबके सहयोग से जो प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है उस टारगेट को हम हासिल करने का काम करेंगे और 2047 से पहले ही देश को विकसित देश बनाने का काम में अपनी अहम भूमिका हर एक नागरिक निभाने का काम जो है करेगा। सर, चीन के साथ अच्छे संबंध ना होते हुए भी आयात किया जा रहा है। एक दीपावली की लड़ी जो 25 से 30 रुपए में यहाँ पर मिल रही है, तो ऐसे में भारत के युवाओं को किस प्रकार के आप अवसर उपलब्ध कराएंगे कि वो उससे सस्ता और बेहतर बनाए? क्योंकि आज एक एनओसी लेने से लेकर के बिजली खर्चे तक अगर एक छोटा सा प्लांट लगाए तो बहुत भारी भरकम खर्च आता है। ऐसे में ये सपना कैसे साकार किया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा सरकार की अगर मैं बात करूँ तो हमने आपने जो एनओसी की बात की, ये समयबद्ध तरीके से कोई भी अगर अप्लाई करता है, एक टाइम फिक्स कर दिया,
उस टाइम फिक्स पे अगर कोई भी व्यापारी जो एनओसी ले रहा है उसने अपना कोई भी ऑब्जेक्शन है वो रिमूव कर दिया, तो उस टाइम तक अगर कोई भी ऑफिसर नहीं करता है तो अपने आप उसको मानी जाएगी कि इसकी एनओसी हो चुकी है। और उस हमने उनकी जवाबदेही भी तय करी है अधिकारियों की कि समयबद्ध तरीके से काम जो है करेंगे। ये सब खुला व्यापार है, हमारा सामान भी बाहर जाता है, लेकिन हमने अपने व्यापारियों से आह्वान किया है, हमने अपने उपभोक्ता जो है देश के, अब हमारे जो चाहे युवा है चाहे आम जो नागरिक है, उनसे आह्वान किया है कि इस चाहे वो लड़ी है चाहे दिए है चाहे कोई और जो दूसरी चीजें हैं, हम अपना स्वदेशी अपनाने का काम करें। एक छोटी सी चीज हम अपने अगर घर से ही अगर शुरुआत करते हैं, अपने बाथरूम से शुरुआत करें, चाहे कोलगेट है चाहे साबुन है, जो हम शुरुआत करते हैं, एक शुरुआत करने का हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसको हासिल करेंगे। आज कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि भारत के अंदर जो बनती हो और वो किसी भी स्टैंडर्ड से जो कम हो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारी यहाँ जो बनती है। सर, आपकी सरकार ने स्वदेशी अपनाने को लेकर बल दिया। हरियाणा सरकार की बात की जाए तो अभी तक कितने लघु उद्योग स्थापित किए हैं, आगे स्थापित किया जाता है ताकि खुद की चीज उत्पादन कर सके? देखिए, आज हरियाणा में समझता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स है उनकी पहली पसंद है, इसलिए क्योंकि आज यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा माहौल है। और जैसे मैंने कहा कि कोई भी एनओसी लेनी है किसी तरीके का अगर उनको ज़रूरत है तो हमने अलग उसका एसएमएमई का भी और जो उद्योग के अधिकारियों को जो ड्यूटी लगाई है हमारे डिपार्टमेंट के कि किसी प्रकार की भी दिक्कत परेशानी ना आए, एक समयबद्ध तरीके से, जैसे मैंने पहले कहा कि उसको एनओसी लगाना और करना, सो सारी की सारी सुविधाएं देने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से वो किया जा रहा है। और बहुत से इन्वेस्टर आज आ भी रहे हैं। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात की घोषणा भी की है कि 10 नई IMT भी जो है वो बनेगी, नए नए उद्योग भी यहाँ जो है वो आएंगे। हरियाणा में अच्छे माहौल की आपने बात की है। हरियाणा में अपराध के आप देखिए, आपने देखिए, कोई भी क्रिमिनल है उसको वो क्राइम करता है, लेकिन उसमें तत्परता से कार्रवाई करने का काम हरियाणा सरकार करती है। और आप अगर आंकड़ों की भी बात करें तो आप 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय उससे पहले के और अब के आंकड़े का मिलान आप कर सकते हैं। हमने अपराध पे कंट्रोल किया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी अगर क्राइम करता है तो हमारी पुलिस सख्ती से खिलाफ उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करे। पिछले दिनों काम के लिए बड़े जमीन और अभी जो भी प्रभाव सभी का रिश्तेदार नौकरी वाला हो तो उसका आधार क्या है या दोबारा सर्वे हो? देखिए, आप सारे पत्रकार साथी हैं, मैं बड़ी बात आपको क्लियर कर दूं कि एक बहुत बड़ा काम ये पूरे प्रदेश भर का किया है। और अगर पर्टिकुलर एक किसी गांव में या एक जगह पे कोई बारी कोई ये जिसको हम बोलते हैं भी क्लैरिकल मिस्टेक हो जाए तो इस टाइप की बात करना कोई ले पर्टिकुलर काम की, हम एक जगह की या कोई 2 जगह की या पूरे हरियाणा में इतना बड़ा किया तो कोई 4 जगह की हम बात करें, आप उस बात को करो ना, इतने बड़े स्तर पे काम किया, वो तो क्लैरिकल मिस्टेक है, ठीक हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी संज्ञान में आती है, चाहे वो आप लोगों के माध्यम से आए चाहे लोगों के माध्यम से आए, उसको हम ठीक करवाने का काम करते हैं। और कोई भी जो जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं बेनीवाल साहब, वो लोग तो मिट्टी का काम करते ही नहीं, उसके उनके तो कोई काम की है ही नहीं, वो तो जो काम कर वो क्लैरिकल मिस्टेक आप उसको कह सकते। हाँ, बीपीएल के अंदर भी बहुत बड़े स्तर पे बनाए हैं। जब इतने बड़े स्तर पर कोई काम होता है तो एक आध कोई काम होता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती, कर लेते हैं ना। सर, जिस प्रकार से अभी बाढ़ से पूरा हरियाणा ग्रस्त रहा, ऐसे में कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन के जो प्रयास थे उनसे ज्यादा संतराम पर के प्रयासों को देखा जा रहा है। ऐसा क्यों कि सरकार विफल रही, इसकी वजह से लोग आज ये कह रहे हैं कि इतने पाइप इतनी मोटरें जो है प्रशासन की बजाय सरकार की बजाय संतों ने दी? नहीं, आज देखिए बरसात इस बार बहुत ज्यादा हुई थी, सरकार विफल नहीं कह सकते, लेकिन जब कोई भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक भी आपदा आती है तो हम सारे मिलकर के उसमें सहयोग करते हैं। जिन जिन लोगों ने भी सहयोग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात है। लेकिन सरकार ने हर एक डिपार्टमेंट ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए, आपने जो शहर के अंदर भी देखा होगा, आपने और जगह भी, क्योंकि पत्रकार साथी आप हर जगह देखते हैं कि एकदम से बरसात आगे पानी खड़ा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 4-5 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर वो पानी निकालने का काम भी तत्परता से किया। इसी तरीके से आज क्योंकि ड्रेनेज टूटने की वजह से, बहुत ज्यादा बारिश आने की वजह से
खेतों के अंदर भी पानी खड़ा है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से तुरंत कार्रवाई करते हैं हमारा, चाहे वो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इरिगेशन विभाग है, पब्लिक हेल्थ है और पंचायत विभाग है, उनको भी लगा करके वो कार्रवाई लगातार जारी है। बीजेपी हमेशा कांग्रेस के संगठन को लेकर के सवाल उठाती थी, अब तो नेता प्रतिपक्ष भी चुन दिया है और प्रदेश अध्यक्ष भी घोषणा। हमारे सवाल उठाने से पहले आज तो कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं अपने आप उनके ऊपर ही। अभी बहुत लंबे समय बाद में बड़ी मुश्किल से पता नहीं क्या क्या प्रयास करके माननीय हुड्डा जी CLP लीडर बने, मैं बधाई देता हूं उनको, क्योंकि मैं तो 5 साल तक एक ही सीट पर बैठते थे, मैं डिप्टी स्पीकर था। और लेकिन जो हालात आज प्रदेश इनके कांग्रेस के हैं, उसके कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस गुट है। कोई शैलजा जी का गुट है, कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई रणदीप जी का है, आजकल तो एक और नए भी वीरेंद्र सिंह जी भी लगातार घूम रहे हैं, डुगडुगी बजा रहे हैं, उनका भी गुट अपना एक वो बना रखा है। तो अलग अलग गुटियों में बुटी हुई कांग्रेस का अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर कैप्टन अजय यादव जी का बयान मैंने देखा, हमारे कोई भी बात कहने से पहले ही उन्होंने उनके ऊपर सवाल उठाने का काम किया। संपत सिंह जो उनके वरिष्ठ नेता है, एक्स विधायक भी है कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा कि हुड्डा जी ने को किस तरीके से बना दिया, उस पर सवाल उठाने का काम किया है। हमने तो पहले ही कहा है, ये एक पार्टी नहीं है, ये गुट है, और गुटों में बटी हुई कांग्रेस ने प्रजातंत्र के अंदर जो है उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है, इसलिए लगातार ये नीचे जा रही है और भी नीचे जाएगी। सड़कों को लेकर क्या अपडेट है सर, क्योंकि बहुत समय हो गया और अभी भी हाईवे पे खड्डे की भरमार है। बिल्कुल, मैंने कहा राठी जी, जैसे पहले भी आज जो हाईवे है, चाहे हमारी जो स्टेट की जो PWD की सड़कें हैं, जहां जहां भी पानी खत्म होता है, पानी खड़ा होता है, वहां रोड टूट जाता है, कारकोल की रोड है। हमने वो सारी चीजें चिन्हित कर ली है। कई जगह पे पानी अब भी है, लगातार पंप सेट लगाए हुए हैं, निकल रहा है। पानी निकलते ही और जहां जहां पानी निकल गया है, ये काम शुरू हो गया है। हाईवे पर तो हाईवे के लोग करेंगे, NHAI करेगी, उनको हमने लिख दिया है जहां जहां भी वो है। और जहां हमारी जो PWD की सड़कें हैं, और चाहे वो हमारी मार्केटिंग बोर्ड की है, चाहे ULB की है, वो अपना अपना डिपार्टमेंट के तहत जो है वो करने का काम करेंगे। अभी माननीय CM साहब हिसार में ही आए थे, आपको पता है कि 21 तारीख को उन्होंने, चाहे वो PWD है, चाहे ULB है, चाहे HSIDC है, और चाहे HSVP है, मार्केटिंग बोर्ड है, जिला परिषद है, टोटल पूरे हरियाणा के अंदर जो सड़कें टूटी हुई है 9410 किलोमीटर की सड़कों का एक साथ में उसने जो है वो शुरुआत करने का काम कराया है। और इस साल के अंत तक हम वो तमाम सड़कें जो है वो उसको कारपेट करने का काम करेंगे, जिसपे लगभग 450 करोड़ 4827 करोड़ रुपए जो है वो उस पर खर्च आएगा। तो इस तरीके से एक बड़ा प्रोजेक्ट बना करके हमने इसको ठीक करने का काम जो हम कर रहे हैं। अभी बारिश के बाद सबसे बड़ी समस्या स्वच्छ पेयजल, लोगों को अभी जो पानी सप्लाई हो रहा बिल्कुल गंदा है, और कह सकते हैं जो लगभग जो जल घर है उनमें भी जो पानी साफ नहीं है, तो उसके लिए क्या हो सकता है? देखिए, ये बात ठीक है कि एक बार जब जिस तरह मैंने कहा कि इस बार बहुत ज्यादा बरसात आई थी और पानी जो है वो कई जगह पे जल घरों के ऊपर तक उसके अंदर शामिल हो गया था। और उसके अलावा जो, क्योंकि किसान भी आज जो है डाल करके उसके अंदर नहर के अंदर डाल रहा है, वही पानी नहर के माध्यम से जल घरों के अंदर आता है। हमने वो पानी एक बार रोक करके जल भरवाने का काम भी किया है, और पानी की थोड़ी राशनिंग करके भी हमने दिया, क्योंकि एक बारी जो गंदा पानी जो चल रहा था वो आगे निकल जाए। और हमने उसमें क्लोरीन वगैरह डाल करके और उसके बाद हम पानी सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर अब जल्दी पानी निकल भी गया और उसके बाद में अच्छा पानी, स्वच्छ पानी हम देंगे। आपने जैसे संपत सिंह का नाम लिया है, आपके पुराने साथी हैं संपत सिंह, आज शून्य पे खड़े हैं, तो क्या बीजेपी में उनके लिए कुछ जगह हो सकती है? बहुत उनके साथ जाति की कांग्रेस पार्टी ने, मैं तो यही कहूँगा, और उनको हताश और मायूस भी किया। लेकिन आज वो कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस में जगह होगी, बीजेपी में कैसे होगी? थैंक यू, धन्यवाद।